Hello my dear friends, welcome to UAN classes. In our last video, we have completed the topic of library catalog. कैसे कैटलॉग में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, कैसे होती है कैटलॉगिंग, आपको सब कुछ मैंने अपनी लास्ट की 2 वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया था। अब पिछली वीडियो में हमने किया था फिज़िकल फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग एंड इनर फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग। अब हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलॉग कोड्स, कौन कौन सी हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ और जो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वही वाले फैक्ट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। In the early stage, cataloging was local and individual library practice. Each library constructed its own catalog which was most suitable for its purpose. देखिए, हर लाइब्रेरी अपने हिसाब से कैटलॉग का स्टाइल डिज़ाइन करती थी कि किस लाइब्रेरी को कौन सा कोड लेना है, वो अपने हिसाब से करते थे। कैटलॉग में होता क्या है, सारा बिब्लियोग्राफिकल डेटा है ना, तो वो अपने हिसाब से करते थे। तो कई कोड्स आए, तो फर्स्ट नंबर पे देखिए ब्रिटिश म्यूज़ियम कोड, इसको पानीजी कोड भी बोलते हैं क्योंकि ये पानीजी है ना, उन्होंने 1839 में इसको डेवलप करवाया था। ठीक है, इसमें क्या था, 91 रूल्स थे और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि इसमें सिर्फ ऑथर एंट्री बनती थी, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर हो नहीं पाया। सेकंड, कटर्स रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, ये कब पब्लिश किए गए थे, 1876 में। इसमें कितने रूल्स थे, 205 रूल्स। डिक्शनरी कैटलॉग इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑथर नेम, टाइटल, सब्जेक्ट कैटलॉग अलॉन्ग विद क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज अरेंज्ड इन वन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखिए, ये भी बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि डिक्शनरी जैसे डिक्शनरी में होता है अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं, उसी तरह से ऑथर, सब्जेक्ट नेम वगैरह सब कुछ अरेंज हो गए। लेकिन क्या हुआ कि ऑथर अपनी अलग लाइन में होता अल्फ़ाबेटिकली और सब्जेक्ट अलग वे में, तो ये क्या हुआ, यूज़र को प्रॉब्लम होने लग गई अपनी बुक को सर्च करने में, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। फिर थर्ड आया क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ये ऐसा रंगानाथन जी ने डिज़ाइन किया था, ये बहुत ही पॉपुलर रहा था। इसकी फर्स्ट एडिशन आई थी 1934 में, ये 5 एडिशंस में आया था और इसकी लास्ट एडिशन जो कि 5th एडिशन थी वो 1964 में आई थी। इसमें क्या था, लैंग्वेज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और ये सभी से अलग था और बहुत ही काम आने वाला कोड था। नेक्स्ट है AACR 1, ये क्या है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, अपीयर्ड इन 1967। ये 2 बेसिस पे था, ब्रिटिश और नॉर्थ अमेरिकन। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में था और ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट थे और इसमें जो न्यू सर्विसेज हैं वो उसका बहुत ही कम था, वो मतलब सर्विसेज ज़्यादा नहीं थी इसमें। फिर क्या हुआ कि AACR 2 को पब्लिश किया गया 1978 में। इसने क्या किया, जो AACR 1 में जो कमियां थी उन सबको कंप्लीट कर दिया और ये सेटिस्फैक्ट्री भी रहा। अब हम बात करते हैं कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, क्या है इनकी क्लास, क्या है स्टैंडर्ड, क्या है इनका। फर्स्ट है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको क्या किया था, बिब्लियोग्राफिकल डेटा एक्सचेंज करने के लिए 2 या 3 कितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनके बीच में डेटा एक्सचेंज करने के लिए इसको डेवलप किया गया। ये यूनेस्को के अंडर है। इसकी 3 एडिशंस थी, फर्स्ट एडिशन 1984, सेकेंड 1988 एंड थर्ड इज़ 1992। सेकेंड है मार्क 21, मशीन रीडेबल कैटलॉग। जो कैटलॉग इलेक्ट्रॉनिकली रेडी किए जाते थे उनको रीड करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, मशीन रीडेबल कैटलॉग की ज़रूरत पड़ी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्लस लाइब्रेरी ऑफ कनाडा ने मिलकर इसको मेंटेन किया इन 1999 में। थर्ड है FRBR, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स।
इट इज़ ए conceptual entity relationship model developed by इफ्ला। इफ्ला ने इसको डेवलप किया था। इसमें हमें याद रखना है कि इसमें 4 मॉडल्स आते हैं: वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम। इसी से क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट में कई बार क्वेश्चन आया है ये कि FRBR मॉडल में इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो अपने को ध्यान रखना है वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम। 4th है Z39.50 स्टैंडर्ड। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है जिसके अंदर कि हम सर्च अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च करके रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क। 5th है ISBN। देखिए हर एक बुक को ISBN नंबर अलॉट होता है ना, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। 1970 में रिकॉग्नाइज़ किया गया था और 1 जनवरी 2007 से इसमें 13 डिजिट्स यूज़ होने लग गए, ठीक है। इंडिया में कौन अलॉट करता है ISBN नंबर, किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN। ये कहाँ है? दिल्ली में। यहाँ से ISBN अलॉट होता है। 5 पार्ट्स में ये होता है: GSI आइडेंटिफायर, ग्रुप आइडेंटिफायर, बुक आइडेंटिफायर, पब्लिशर आइडेंटिफायर एंड चेक डिजिट। 5 पार्ट्स होते हैं और 13 डिजिट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये सिर्फ बुक्स के लिए होता है। ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, सीरियल नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ये 8 डिजिट्स में होता है और ये किसके लिए होता है? ISBN तो बुक्स के लिए होता है। और ये सीरियल जो सीरीज़ वाइज आते हैं डॉक्यूमेंट्स, जैसे पीरियोडिकल्स हो गए, है ना, मैगजीन्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, इन सब के लिए ISSN अलॉट होता है, ठीक है। ये निस्केयर के अंडर आता है। अब आते हैं हम, एक टर्म पढ़नी है हमें, CIP कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन एंड प्रीनेटल कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन का मतलब क्या है कि उस चीज़ का कैटलॉगिंग करना जिसकी जो बुक अभी पब्लिश होनी है। मतलब जो पब्लिशर है वो अभी आपको बुक रिलीज़ होने से पहले उसकी इन्फॉर्मेशन देगा कि हाँ ये टॉपिक है और ये सब्जेक्ट है, इस पे एक बुक अभी पब्लिश होने जा रही है। तो वो क्या होता है कि उसका कैटलॉगिंग करके कैटलॉग कार्ड बना के रख लिया जाता है लाइब्रेरी में और नेशनल लाइब्रेरी में आ जाता है और उसके बाद वो सभी लाइब्रेरीज में भिजवा देते हैं। इससे क्या है कि यूज़र अवेयरनेस बढ़ती है कि इससे कि कौन सी बुक फ्यूचर में पब्लिश होने जा रही है। और ये जो प्रीनेटल कैटलॉगिंग है इसका भी यही मीनिंग होता है और ये डॉक्टर रंगानाथन ने टर्म को डिफ़ाइन किया था, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।